हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने 2 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं और थर्ड वाला जो हमने स्टार्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में आज हमने पढ़ना है, टॉपिक का ही नाम लिख देते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है रिवोल्ट में कि रिवोल्ट जो है पहले उसके कॉजेस क्या थे, कैसे वो स्टार्ट होता है, कुछ कारण होते हैं ना उसके पीछे, क्या कॉजेस थे वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा था चेन ऑफ इवेंट्स कि कौन सा इवेंट कब होता है, जिसमें हमने पढ़ा था जैसे मंगल पांडे जो है वो इस म्यूटनी को रेज करते हैं जिनकी उनकी वजह से ये रिबेलियन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कब क्या होता है, कब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, फिर वो लास्ट में मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि वो कहाँ पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो घोषित किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। क्या पढ़ेंगे? सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। क्या पढ़ेंगे? सेंटर्स ऑफ लिखेंगे। सेंटर्स हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेंटर्स कौन से थे जहां से रिवोल्ट लीड हुआ और लीडर कौन है। ठीक है, सेंटर्स कौन से थे, लीडर कौन कौन है और सप्रेस किसने किया। ठीक है, सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड बाय। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले हम अगर बात करें, हाँ जी, सेंटर्स कौन से थे, दिल्ली से स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे दिल्ली। और दिल्ली में आपको पता है कि लीडर कौन था, दिल्ली में लीडर थे, इसको मैंने थोड़ा सा, चलिए दिल्ली कौन थे, बहादुर शाह जफर टू, है ना, पता है ना आपको, इनका जफर जो है वो पेन नेम है और बहादुर शाह टू है ये। ठीक है, वन कौन थे, जो औरंगजेब के बेटे थे, बड़े वाले। ठीक है, जिस जो औरंगजेब के बाद आता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है रिवोल्ट को लीड करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी एक रिवोल्ट करना है उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है तो उसके लिए लीडर होना बहुत जरूरी है। बट एक लीडर क्या पूरा रिवोल्ट जो है वो लीड कर सकता है? ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर अच्छे से आपने करना है, ऑर्गेनाइज वे में कोई चीज करनी है तो आपको क्या करना होता है, लाइक जो हमारा सेंटर है, सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऐसा ही होता है ना, उसी तरीके से, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग इंसान को देना पड़ते हैं ताकि काम जो है वो एफिशिएंट वे में हो सके। दैट्स वाई देयर वर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, जहां से रिवोल्ट हो रहा था, एक जगह से तो नहीं हो रहा था, इंडिया में पूरे में रिवोल्ट हो रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसने पूरे इंडिया को कवर किया या फिर नहीं, बट अभी के लिए हमने क्या जानना है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है वो लीडर है। और बात करें सप्रेस किसने किया इस रिवोल्ट को, दिल्ली वाले को, तो जॉन निकोल्स, जॉन निकोलसन जो थे उन्होंने दिल्ली में इस रिवोल्ट को क्या किया, दिल्ली में इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। नेक्स्ट लिखेंगे लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल, कौन है, बेगम हजरत महल। और यहां पर किसने किया है, यहां पर सप्रेस किया गया है हेनरी लॉरेंस के द्वारा, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए थर्ड लिखेंगे हम, थर्ड झांसी। झांसी का भी पता है ना आपको, झांसी में भी जो है यहां से लीडर कौन था रिवोल्ट का, जो जिन्होंने लीड किया वो थी रानी लक्ष्मी भाई, है ना, रानी लक्ष्मी भाई। ठीक है, और वहां पे किसने इस रिवोल्ट को जो है वो खत्म करने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, वो थी सर ह्यू रोज, सर ह्यू रोज। ठीक है, जी एच है ना, HU
GH रोज, ठीक है। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, अब लिखेंगे कानपुर। कानपुर में किसने किया, ये आप सबने पढ़ा है, नाना साहेब, जो बाजीराव सेकंड के बेटे थे, नाना साहेब। और यहां पे सप्रेस किसने किया, सर कॉलिन कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा दिल्ली, लखनऊ, झांसी और देखा हमने, लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने दिल्ली का सेंटर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा लखनऊ, और तीसरा हमने पढ़ा झांसी, और फोर्थ वन वाज कानपुर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैं ना इधर एरोज डाल देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब कौन सा हमने देखा था, फोर्थ नंबर था, तो फिफ्थ अब कहाँ होगा, और साथ में होता है बिहार में। तो बिहार में कौन लीडर थे, बिहार में लीड करने वाले जो थे उनका नाम है, लिखेंगे, बिहार में थे कुंवर सिंह, सबने पढ़ा है कुंवर सिंह। और इन्होंने कहां से किया, बिहार से किया कुंवर सिंह ने। एक मिनट, पहले यहां बिहार लिखेंगे ना, बिहार में कुंवर सिंह लीडर है, ठीक है। और कुंवर सिंह वाले रिवोल्ट को, यानी बिहार में इस रिवोल्ट को सप्रेस कौन करता है, बिहार में इसे सप्रेस किया जाता है, लिखेंगे विलियम टेलर, विलियम टेलर, TAYLOR, ठीक है। विलियम टेलर जो है बिहार में, जहां पर कुंवर सिंह ने इस रिवोल्ट को लीड किया, उन्होंने वहां पर इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है हम वही लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको जब PDF प्रोवाइड की जाएगी तो आप उसमें अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स थे, मैं यहाँ पे मेन मेन जो है आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, नेक्स्ट है ग्वालियर, ग्वालियर। और यहां पर किसने किया, तांत्या टोपे, ये कमांडर थे किसके, नाना साहेब के, ठीक है। तांत्या टोपे ने ग्वालियर से लीड किया, और यहाँ पर भी किसने जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, जहां जिन्होंने झांसी में किया था, यानी सर हुरोज, ठीक है। सर हुरोज जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्वालियर में जो रिवोल्ट लीड किया गया तांत्या टोपे के द्वारा, उसे सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इलाहाबाद एंड बनारस, यूपी की बात हो रही है। तो यहां पर कौन करेगा इसे लीड, इससे लीड करेंगे मौलवी, मौलवी लियाकत अली, ठीक है। मौलवी अली लियाकत अली जो हैं वो इलाहाबाद और बनारस में इस रिवोल्ट को लीड करते हैं। और हम बात करें सप्रेस की, तो यहाँ पे कर्नल वनकॉल जो हैं वो इन्हें क्या करते हैं, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, कर्नल वनकॉल, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर आपने लिखना है तो मैं लिखवा देती हूँ, बरेली का भी लिखवा देती हूँ आपको, एक दो लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। तो बरेली में कौन है, खान बहादुर खान बहादुर खान। और यहां पर किसने किया, कर्नल, उनका नाम है सर कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने कहा किया था, नाना साहेब वाला, ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल ने कहा किया, पहले कानपुर में सप्रेस किया, और उसके बाद वो कहाँ सप्रेस करेंगे, इलाहाबाद बरेली में, ठीक है। चलिए, ये क्या थे आपके पास कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे रिवोल्ट के, वो हमने देखे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा। और अगर हम मेन जो मेरठ की बात कर लेते हैं, मेरठ में कौन करता है रिवोल्ट, कदम सिंह की
लीडरशिप में किया जाता है? कदम सिंह। मेरठ में कौन है? कदम सिंह। ठीक है, फतेहपुर में लिख लेते हैं, फतेहपुर अजीमुल्ला खान। फतेहपुर में कौन है? अजीमुल्ला खान। ठीक है, फैजाबाद में लिख लेते हैं, फैजाबाद में है, फैजाबाद में लिखेंगे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, चलिए चलिए, मथुरा में देवी सिंह है। ठीक है, तो मैंने आपको कुल मिलाकर सारे ही लिखवा दिए हैं। मथुरा में देवी सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, मथुरा में देवी सिंह है। ये आप सोचोगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि किसने कहाँ से रिवोल्ट लीड किया। क्योंकि फर्स्टली जो मैं बता रही थी, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? दिल्ली का, जिसमें हम बरेली का देखते हैं, जिसमें हम इलाहाबाद एंड बनारस का भी लगा लो, एज वेल एज जिसमें झांसी का बहुत प्रोमिनेंट है, कानपुर का बहुत प्रोमिनेंट है, लखनऊ का बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, ग्वालियर का बहुत प्रोमिनेंट है। ये सब न्यूज़ में ये सब जो है आपसे पेपर में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, किसने रिवोल्ट सप्रेस किया, कौन जो था वो रिवोल्ट को लीड कर रहा था, कौन लीडर था उस टाइम उस जगह से रिवोल्ट का। ठीक है, लेकिन जो बाकी थोड़े इतने ज्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते, हमने वो भी लिख लिए हैं, क्योंकि इन केस अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आपको, अगर आप पढ़कर गए होंगे तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप वहां सही जो है वो मार्क करके आएंगे। ठीक है, सो नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। कितने पढ़े हमने? 4, 5, यहाँ लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब यहाँ किसने सप्रेस किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखना है, जिनके मैंने आपको बता दिए वो आप याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में कौन करेगा? बिहार में करेंगे कुंवर सिंह। बिहार में कौन करेगा? बिहार में करेंगे कुंवर सिंह। ठीक है, और किसने सप्रेस किया? विलियम टेलर ने सप्रेस किया। ग्वालियर की हमने बात की थी तो तांत्या टोपे, उन्होंने लीड किया, और सप्रेस किसने किया? सर ह्यू रोज ने किया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली जो है लीड करते हैं, कर्नल वन कॉल जो है वो इसे सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इलाहाबाद एंड बनारस जो है ना वो इकट्ठा है। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस जो है वो इकट्ठा है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे दोबारा, यहाँ 8th है, यहाँ 9th, यहाँ 10th और यहाँ 11th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे भी कर लेते हैं करेक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि बरेली में किसने किया? बरेली में कुंवर सिंह करते हैं, बरेली में खान बहादुर खान करते हैं, और सर कॉलिन कैम्बल जो है वो इसे रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। मेरठ में कदम सिंह ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। कौन है? फतेहपुर में अजीमुल्ला खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो है वो इस रिवोल्ट को लीड करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, की कहाँ से रिवोल्ट होता है, कौन लीड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपने पढ़ लिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि देखो रिवोल्ट तो हो गया, लीड भी कर दिया उन्होंने, सब कुछ हो गया, लेकिन ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। दिस रिवोल्ट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब पढ़ेंगे हम कि क्यों रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है, तो लिखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। बताइए क्यों रिवोल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लैक ऑफ एबल लीडरशिप। लैक ऑफ एबल लीडरशिप। रिवोल्ट तो तब कामयाब होता, तब सक्सेसफुल होता अगर कोई एबल लीडरशिप
यानी एबल लीडर जो है वो उसे मिलता, यानी कोई भी एबल लीडरशिप जो है वो मिल ना सकी, दैट्स व्हाई दिस रिवोल्ट गॉट अनसक्सेसफुल। लेकिन अब आप सोचेंगे बहुत सारे एबल लीडर थे डिफरेंट डिफरेंट जगह में, बट ऑल ओवर जब हम बात कर रहे हैं पूरे इंडिया की, क्योंकि रिवोल्ट जो है इंडिया में हुआ है, तो वहां पर जो है स्ट्रॉन्ग कोई एबल लीडर जो है वो नहीं मिल पाया। और हम बात किसकी कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर की, क्योंकि वो एक वीक रूलर थे और लास्ट के आते आते उनके पास कुछ पावर्स तो खास रही नहीं थी, तो इसलिए इसको अच्छी लीडरशिप जो है वो नहीं मिल सकी, कुछ ऑर्गेनाइज वे में जो है वो ज्यादातर नहीं हो सका। नेक्स्ट लिखेंगे लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज भी कम थे। क्या रिसोर्सेज कम थे इनके पास, एक तो इनके पास इतना मनी नहीं था, क्या नहीं था, इतना मनी नहीं है इनके पास, और इतने मैन भी नहीं है, यानी इतनी आर्मी भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आर्मी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से रिवोल्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, ब्रिटिशर्स इसे सप्रेस कर देते हैं। तीसरा लिखेंगे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, है ना। पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं है इसमें डिफरेंट स्टेट्स, जिनमें हम लिखेंगे किस किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ 4-5 स्टेट्स के हम नाम लिख देंगे, जिसमें कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर से किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस रिवोल्ट में। एज वेल एज अगर हम बात करें साउथ में अगर आ जाए तो साउथ में हमने त्रावणकोर की स्टेट अगर हम देखें, हम मैसूर की स्टेट देखें, हम राजपुताना किंगडम देखें, ठीक है, फिर हम अगर हैदराबाद की स्टेट देखें तो इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, रिवोल्ट में हिस्सा ही नहीं लिया। तो मुझे बताओ जब सारे हिस्सा ही नहीं लेंगे मिलके तो जो रिवोल्ट है वो सक्सेसफुल कैसे होगा। ब्रिटिशर्स तभी जीत हासिल कर पाए हैं इंडिया में क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया फिर रूल किया, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि रिवोल्ट करना जरूरी है, अगर वो सब कर रहे हैं तो हमें उनके साथ यूनाइटेड होकर रिवोल्ट को लीड करना होगा। इन्होंने नहीं किया कि इनको कोई अपना सेल्फिश मोटिव नजर नहीं आया तो इन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। जब ये नहीं करेंगे तो आधे लोग ही करेंगे, तो इनकी सपोर्ट, इनका फेवर किसको मिलेगा, ब्रिटिशर्स को मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स भी तो उनको जाकर सप्रेस भी कर देंगे, एज वेल एज उनके सामने कुछ खास, या हम कह सकें कुछ स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो नहीं है, ठीक है। जब उनके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे तभी ब्रिटिशर्स उसको नहीं हरा पाएंगे, लेकिन उनके पास तो उनके सामने तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ही नहीं, क्योंकि आधे लोग ही जो है वो रिवोल्ट में शामिल है, आधे तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, यानी द रिवोल्ट was limited to northern and सेंट्रल इंडिया। नदर्न और सेंट्रल इंडिया तक ही रिवोल्ट जो है वो क्या हो सका, ठीक है। देखिए ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, ये सारा पार्ट, और ये आ गया हमारे पास सेंट्रल इंडिया, ठीक है, यहां तक। ये जो बचा पार्ट साउथ इंडिया का, यहां से तो कोई, यानी ये पूरे डेक्कन से लेकर अगर हम यहां से देखें पूरा, यहां से तो कोई रिवोल्ट में शामिल ही नहीं है। जब यहां से कोई रिवोल्ट में शामिल ही नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आधे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट लिखेंगे, इंडिया, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखो कोई भी सोसाइटी में कितनी क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती है मेनली, ठीक है, जिसमें अपर क्लास, सबसे पहले नीचे होती है लोअर क्लास, फिर होती है मिडिल क्लास, फिर होती है अपर क्लास, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया। इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाली 2 क्लासेस थी, यानी लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं ऐसे, देखो यहाँ पर है लोअर क्लास, यहाँ पर है आपकी मिडिल क्लास, यहाँ पर है आपकी अपर क्लास, ठीक है। अब मुझे बताओ रिवोल्ट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया। रिवोल्ट में ना लोअर क्लास ने पार्टिसिपेट किया है, क्यों, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा, इनको जो है इन पर हैवी टैक्सेस जो है वो लगाए जा रहे थे, इन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने रिवोल्ट किया, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में, ठीक है।
बात करें मिडिल क्लास की तो इसको छोड़ दो अभी। अभी अपर क्लास की बात देखें तो इन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। इन्होंने क्यों लिया था, इनका भी कुछ खास मोटिव था, जिसमें अगर हम बात करें, ये कौन थे, ये रूलर्स थे ना, जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में रूल करते थे। इन्होंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि इनको भी कुछ हानियां जो है वो ब्रिटिशर्स पहुंचा रहे थे। लाइक उन्होंने सब्सिडी अलायंस चलाया, उसके तहत इन पे पॉलिटिकल डोमिनेशन क्रिएट किया। उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है एनेक्सेशन की पॉलिसी चलाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिनका भी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा, जब वो राजा मर जाएगा तो उसके बेटे को राजा नहीं बनने दिया जाएगा, तो स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा। तो ये भी गलत चीज थी। ये किसके खिलाफ हो रहा है, अपर क्लास के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। अब रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लेने वाले ये लोग थे, कौन थे, हम इनको बिठा देते हैं। किसने रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया है, रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया मिडिल क्लास ने, ठीक है। मिडिल क्लास वाज द ओनली क्लास हु डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ लोग तो ऊपर और नीचे के भी होंगे, बट मिडिल क्लास प्रोमिनेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। देखो अब इनमें कौन कौन आता है, लिखेंगे हम, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम, अब मिडिल क्लास में कौन आता है, बिजनेसमैन, ठीक है, जो भी उस टाइम के बिजनेसमैन थे, उस टाइम के ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, ठीक है, जमींदार्स थे, जमींदार्स थे, ठीक है। तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जमींदार्स, इन सब ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस रिवोल्ट में, ठीक है, मर्चेंट्स वगैरह ने, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास क्या, कि कैसे रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है, कुछ कारण होते हैं, इन्हीं सभी कारणों की वजह से रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे लिखेंगे, अब रिवोल्ट फेल तो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट खत्म हो गया, लेकिन रिवोल्ट ने कुछ छाप तो छोड़ी होगी ब्रिटिशर्स पर, और ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस करके कुछ छाप छोड़ी होगी इंडियंस पर, तो वो देखेंगे हम, जिसमें हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होता है इस रिवोल्ट का कि द पॉलिसी ऑफ, लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विड्रॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया जाता है, कि अब ये डॉक्ट्रिन जो है वो इम्प्लाई नहीं की जाएगी इंडियन किंगडम्स पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विड्रॉन हो जाती है, ठीक है, उसे वापस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद लिखेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो कंपनी का रूल था, यानी अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इनडायरेक्ट रूल चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा, एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल ही खत्म हो गया। कंपनी का रूल खत्म होगा तो किसका रूल स्टार्ट हो जाएगा, लिखेंगे रूल ऑफ ब्रिटिश क्रोन, ब्रिटिश क्रोन स्टार्टेड, ब्रिटिश क्रोन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशंस ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड इन इंडिया, है ना, इंडिया में क्या शुरू हो गया, भारत में ट्रेडिशंस ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड। रिवोल्ट होना अब आम बात होगी, क्योंकि उनको क्या मिल गया, इंडियंस को एक मौका मिल गया, एज वेल एज उनको इतनी ताकत मिल गई, इतना एम्पावरमेंट मिल गया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जब एक रिवोल्ट किया, बेशक कौन सक्सेसफुल रहा किसी वजह से, लेकिन उनमें हिम्मत तो आई ना कि हम किसके खिलाफ हुए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए, फॉर आर इंडिपेंडेंस, उनसे आजादी लेने के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के लिए पहली लड़ाई इसको कहा जाता है। तो क्या बताया मैंने, ट्रेडिशन ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ जो है यहाँ पे वॉइस यानी गवर्नर जनरल जो है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल रिप्लेस्ड बाय
रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस करेगा इसको? वाइसरॉय, ठीक है। अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब वाइसरॉय होगा। तो बताइए, मैंने आपको बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी गवर्नर जनरलशिप में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तो वो होता है लॉर्ड कैनिंग। कौन था इस टाइम पर? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल का ऑफिस जो है उसको अब क्या बना दिया गया है? वाइसरॉय का ऑफिस बना दिया गया है। तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग वॉज द, यहां लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग, यही क्या होंगे? यही गवर्नर जनरल से इनकी प्रमोशन होकर वाइसरॉय बन जाएंगे, क्योंकि रिप्लेस कर दिया इस ऑफिस को। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज दी, ये फैक्ट याद रखना है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का, यहां ब्रिटिश इंडिया भी बोल सकते हैं। पहला वाइसरॉय कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब यहां पे क्या होगा? इसके बाद इन्होंने क्या किया? अब डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो गया ना, तो उसके लिए भी मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। जरा लिखेंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्या लिखेंगे? क्वींस प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। अच्छा, एक फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया, आप नोट डाउन कर लें। वो फैक्ट क्या है कि रिवोल्ट जो है वो 14 महीने तक चलता है। रिवोल्ट कब तक चला? सिर्फ 14 महीने तक चला। उसके बाद ब्रिटिशर्स इससे सप्रेस कर देते हैं, और अब क्या होगा? क्वीन का डायरेक्ट रूल हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल होगा। तो जिसमें क्या कहा गया है? क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 जो है वो आता है। अब इसमें क्या होता है? जो गवर्नर जनरल होता है, यानी जिसकी अब वाइसरॉय जो बन चुका है, ये क्या करेगा? ये यानी लॉर्ड कैनिंग, कौन है? लॉर्ड कैनिंग है ना। लॉर्ड कैनिंग एक प्रोक्लेमेशन देगा ऑफ, कहां पर? लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद दरबार। क्या करेगा ये? अनाउंस्ड क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। कि क्वीन की तरफ से क्या पैगाम है, ये कौन बताएगा? इलाहाबाद के दरबार में ये बताया जाएगा। जो उस टाइम वाइसरॉय बन चुका है, गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय बन चुका है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग क्या बताएगा? लॉर्ड कैनिंग ये बताएगा दरबार में इलाहाबाद के, वो ये बताएगा कि अब क्या होगा? दिस एरा मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, या फिर हम बोल सकते हैं मार्क्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, एंड द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड राइट फ्रॉम हियर। यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का जो रूल है वो स्टार्ट किया जाता है। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है कंपनी ने जो भी आपको एक्सप्लॉइट किया, लोगों को आश्वासन भी तो देना ना, कैसे उनको फेवर में लेना, उन पे रूल करना है, तो उनको फेवर में लेने के लिए कुछ पॉलिसीज चलानी पड़ेंगी। तो ये पॉलिसी चलाते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ बहुत गलत किया। तो अब क्या होगा? अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्वीन प्रोक्लेमेशन में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, फटाफट से एक दो चीज लिख लेंगे। लिखेंगे क्वीन प्रोक्लेमेशन में बोला जाता है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं दे वुड नॉट इंटरफेयर, दे वुड नॉट इंटरफेयर इन द सोशियो रिलीजियस aspects of Indians। यानी भारतीयों के धर्म में और उनकी सोशल रिचुअल्स में, सोसाइटी में अब कौन ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा? ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बोला जाता है क्वीन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। यानी क्वीन के बिहाफ पर लॉर्ड कैनिंग ये घोषणा कर रहा है कि अब हम कोई भी इस तरीके का, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? सती को अबॉलिश करने की कोशिश नहीं की थी, इवन कर दिया था। क्योंकि लोगों ने इसको क्या समझा? जो इंडिया के ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्हें तो लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो उनको क्या लगा था कि ये हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है, हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, हमारे रिचुअल्स को में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज जो उन्होंने इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का, जिनमें मैंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने फैट जो है वो ग्रीस कार्ट्रिजेस जो है वो बनाई, ताकि लोगों का जो रिलीजन है वो हार्म हो सके, उस पर सवाल उठ सकता था, ठीक है।
सो इसीलिए म्यूटिनी जो है वो ये होती है, रिवोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इंडियंस वुड बी गिवन, इंडियंस को क्या दिया जाएगा, इंडियंस वुड बी गिवन पार्टिसिपेशन इन बोथ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, आपको पॉलिटी में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल्स देंगे, तो ऐसा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एज वेल एज उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको जुडिशियल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब मैंने आपको पढ़ाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 अदालत बनाई थी, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, और उन अदालतों में कहीं पर भी इंडियन जजेस का जिक्र ही नहीं था, तो इट मींस इंडियंस वर डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस एट दैट टाइम। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, क्वीन प्रोक्लेमेशन में कहा जा रहा है आपको, बात करें हम पॉलिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, या फिर हम बात करते हैं साथ साथ जस्टिस की, यानी ऑल्सो वुड बी गिवन, क्या दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन दी जाएगी आपको, कहाँ कहाँ, ऑल्सो वुड बी गिवन इन जुडिशियल प्रोसेसेस एंड आर्मी एज वेल। आर्मी में भी आपको पार्टिसिपेशन मिलेगी, अब आप आर्मी में भी रिक्रूट हो सकते हैं, ठीक है। ये कौन बोलता है, उन्होंने आर्मी में पहले भी रखे थे, बट आर्मी में अब क्या होगा, इंडियंस कह रहे हैं कि आपकी प्रोपोर्शन जो है ना, आपका नंबर जो है वो हम बढ़ा देंगे, इंडियंस प्रोपोर्शन विल बी इंक्रीज्ड, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, क्वींस प्रोक्लेमेशन के, किसके, क्वींस प्रोक्लेमेशन के, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, दे वुडंट इंटरफेयर इन द सोशो रिलीजियस नॉर्म्स और सोशो रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस, एज वेल एज उन्होंने क्या कहा, इंडियंस वुड बी गिवन पार्टिसिपेशन इन बोथ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें पार्ट दिया जाएगा, एज वेल एज ऑल्सो वुड बी गिवन इन जुडिशियल प्रोसेस एंड आर्मी एज वेल, इंडिया आर्मी में इंडियंस को एज वेल एज जो जुडिशियल प्रोसेस उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें आर्मी में क्या बात की गई कि आपकी प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज रिवोल्ट के होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिवोल्ट के बाद कुछ तो नतीजा होता है ना उसका, तो नतीजे में क्या मिलता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन मिलती है, क्या मिलता है रिजल्ट में, हम कहें कि गिफ्ट उन्हें मिलता है कि इंस्टेंट है कंपनी का रूल खत्म और डायरेक्ट रूल किसका स्टार्ट, ब्रिटिश क्राउन का। तो ये कितना ही अच्छा था, वो तो आगे पढ़ेंगे किस तरीके से उनके साथ क्या क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब ये रिवोल्ट जो है, देखिए ये जो मैंने सेंटर्स आपको करवाए, इसके बाद आपने एक पॉइंट लिखना है कि बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पर, है ना, कौन, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जिन्होंने लीड किया था, जॉन निकोलसन ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब जो बहादुर शाह जफर होते हैं ना, बहादुर शाह जफर को सजा क्या मिलती है, सबको डिफरेंट डिफरेंट सजा मिलेगी, जिसमें आपको बता दूं कि रानी जो झांसी की होती है, उन्हें सर ह्यू रोज जो है वो हरा देते हैं, यानी बैटलफील्ड में इनकी मौत हो जाती है। कोई कहता है कि इनका घोड़ा था, उसका पाँव जो है वो लड़खड़ा गया, तो उसकी वजह से इनकी डेथ होगी, बट जो भी है झांसी की रानी जो है वो यहीं पर जो है विजयी प्राप्त करके, लेकिन हार मतलब उनकी डेथ जो है वो हो जाती है, ठीक है, बैटलफील्ड में। बात करें दिल्ली के मुगल रूलर की, तो बहादुर शाह जफर जो है उन्हें सजा क्या मिलती है कि उन्हें रंगून में, यानी बर्मा म्यांमार में रंगून जेल में उन्हें भेज दिया जाता है 1857 रिवोल्ट के बाद ही, और 1862 में वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कानपुर में अगर हम देखें नाना साहिब थे, तो नाना साहिब जो हैं इनको भी पहले हरा दिया जाएगा, क्योंकि रिवोल्ट तो अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन नाना साहिब जो हैं वो बाद में भाग जाएंगे, कहाँ पर भागेंगे, वो नेपाल की साइड निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, उसके बाद हमने सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट कवर करने के बाद हमने कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट देखे कि क्यों रिवोल्ट जो है वो फेलियर हुआ। ये जो भी तमाम जो स्टेट्स है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इन जो ये जो लोग हैं इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेज देखे कि रिवोल्ट के नतीजे क्या क्या हुए इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, वो भी हमने देखा, एज वेल एज क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। तो अब आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो चैप्टर है वो आपका क्लोज हो गया है।
तो इसके साथ साथ 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और साथ में हम क्या करेंगे, साथ में करेंगे MCQs ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आई होप आपको आज का सेशन जो है, आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।